फंक्शंस इन पाइथन हमारा टॉपिक है। पाइथन में हम लोग फंक्शंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। पहले देखते हैं कि फंक्शन क्या होता है। तो ये जो सेशन है हमने 2 पार्ट्स में करना है। एक पार्ट आज हम इस सेशन में करेंगे, एक पार्ट इसके बाद बनाएंगे। फंक्शन क्या है कि फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स दैट टुगेदर परफॉर्म अ टास्क। कि आप एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स का एक ब्लॉक बना लेते हो जो एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करता है। तो उस ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को के लिए हम वर्ड यूज करते हैं फंक्शंस। जैसे सपोज आपको किसी प्रोग्राम में फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, तो फैक्टोरियल से रिलेटेड जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है उनको हम एक जगह इकट्ठा कर देंगे और उस ब्लॉक का एक नाम रख देंगे। तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये एक फंक्शन है। A function is a block of organized reusable code that is used to perform a single related action। कि आप जब फंक्शन क्रिएट करते हो तो उसका एक पर्पस होता है कि जैसे मैंने फैक्टोरियल कहा कि फैक्टोरियल कैलकुलेट करना, तो रीयूजेबल कोड होगा। और जो ये फंक्शन है हम ज़्यादातर बनाते हैं जब रीयूजेबिलिटी के कंसेप्ट को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। तो देखते हैं कि फंक्शन पाइथन में कैसे क्रिएट करते हैं। उससे पहले हम लोग देखेंगे कि फंक्शंस को क्यों यूज करना चाहिए, कि बिना फंक्शंस के भी आप लोग प्रोग्राम लिख सकते हो। तो फंक्शंस का यूज क्या है। तो सबसे पहला अगर हम देखें तो टू इम्प्रूव द रीडेबिलिटी ऑफ कोड। अगर आप एक लंबा बहुत बड़ा प्रोग्राम एक ही बार में वन गो में आप लोग लिख देते हो तो उसको उसका रीडेबल होना बड़ा पॉसिबल सा नहीं होता कि मान लो 100 लाइन या 200 लाइन्स का आप एक सिंगल प्रोग्राम लिखते हो विदाउट यूजिंग फंक्शन। तो उसमें अगर कोई एरर चेक कर रहा है या देखना है कि कौन से पार्ट में क्या कैलकुलेशन हो रही है तो ये देखना पॉसिबल सा नहीं होता। शॉर्ट प्रोग्राम्स को आप सिंगल गो में लिख सकते हो। बड़े प्रोग्राम्स हो उनको अगर हम फंक्शंस में डिवाइड करके लिखें तो उसकी रीडेबिलिटी अच्छी रहती है। उसके बाद इम्प्रूव द रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड। सेम फंक्शन कैन बी यूज्ड इन एनी प्रोग्राम रादर देन राइटिंग द सेम कोड फ्रॉम स्क्रैच। कि फंक्शंस है जो रीयूजेबिलिटी के कंसेप्ट को प्रमोट करते हैं कि आप एक सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देते हो, उस ब्लॉक का एक नाम रख देते हो। हम फैक्टोरियल का एग्जांपल लेते हैं कि मान लो आप एक ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो जहां पे फैक्टोरियल या एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो जहां पे एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है, उसको मैंने फैक्टोरियल बोल दिया। फैक्टोरियल कैलकुलेट करने से रिलेटेड जो स्टेटमेंट्स हैं ज्यादातर सभी प्रोग्राम्स में यूज होती है। तो एक तरीका तो यही है कि आप हर एक प्रोग्राम में आपका जो फंक्शन है फंक्शन यूज करने की बजाय सेट ऑफ स्टेटमेंट बार बार लिखो। दूसरा तरीका क्या है कि आप पाइथन की लाइब्रेरी में या जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो उसकी लाइब्रेरी में एक फैक्टोरियल फंक्शन लिख के रख दो। और जहां जहां पे जिस भी प्रोग्राम में आपको फंक्शन चाहिए, आपको फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, तो फैक्टोरियल फंक्शन को आप कॉल कर सकते हैं। तो काम आपने एक ही बार किया और उसको बार बार रीयूज कर लिया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि रीयूजेबिलिटी। फंक्शंस क्या करते हैं, रीयूजेबिलिटी को प्रमोट करते हैं। उसके बाद डीबगिंग ऑफ द कोड वुड बी इजियर इफ यू यूज फंक्शन एज एरर्स आर इजी टू बी ट्रेस्ड। कि अगर आपने प्रोग्राम एक लंबे प्रोग्राम को छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड करके किया हुआ है, एक लंबे प्रोग्राम को एक लेंथी प्रोग्राम को आपने छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइड किया हुआ है, मॉड्यूल्स में डिवाइड किया हुआ है, तो मॉड्यूल लेवल पे या फंक्शन लेवल पे कोई भी एरर को डिटेक्ट करना आसान रहता है कि उस पर्टिकुलर फंक्शन में ही एरर आपको इंडिकेट होगा और एरर को आप इजिली ट्रेस कर सकते हो और उसको रिमूव कर सकते हो। और नेक्स्ट एडवांटेज है रिड्यूस द साइज ऑफ द कोड। डुप्लीकेट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आर रिप्लेस्ड बाय फंक्शन कॉल्स। कि मान लो हम एक सिंगल लंबे प्रोग्राम की बात करें, एक लेंथी प्रोग्राम की बात करें, तो उसमें उसमें कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट है जो बार बार रिपीट होती है। अब बार बार लिखने की बजाय अगर हम सिंगल फंक्शन ही लिख दें और हर जगह पे जहां जहां पे आपको वो स्टेटमेंट चाहिए बस हमें एक फंक्शन कॉल की स्टेटमेंट देनी पड़ेगी कि आपको सेट ऑफ स्टेटमेंट बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। इससे क्या होगा, टाइपिंग एफर्ट भी बचेगा और प्रोग्राम की जो लेंथ है वो भी डिक्रीज होगी। तो फंक्शन के एडवांटेजेस क्या है, या फंक्शन हमें क्यों यूज करना चाहिए। एक तो हमारे प्रोग्राम में मॉड्यूलैरिटी लाने के लिए हम लोग यूज करते हैं कि प्रोग्राम को पीसीज में डिवाइड करना और हम एक एक मॉड्यूल करके सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट कर सकते हैं। दूसरा होता है कि रीयूजेबिलिटी का कंसेप्ट, कि आप एक ही चीज को एक बार लिखते हो और बार बार यूज कर लेते हो।
तो अब हम बात करते हैं पाइथन के फंक्शंस की कि पाइथन में हम लोग एक फंक्शन कैसे लिख सकते हैं। तो पाइथन में अगर आपको कोई फंक्शन लिखना है तो आपको डीईएफ डेफ कीवर्ड यूज करना होता है कि मान लो आप एक फंक्शन लिख रहे हो जिसका नाम है फंक्शन नेम। मैंने आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं एक फंक्शन लिखा है जिसका नाम है, मैंने नाम वही ले लिया है, फंक्शन नेम इज फंक्शन नेम। आप यहाँ पे कोई मर्जी नाम ले सकते हो। तो इसके पहले आपको क्या लिखना है, डीईएफ। डीईएफ सी या सी प्लस प्लस या जावा में ऐसा कोई कीवर्ड नहीं है जो फंक्शंस को आप लिखते वक्त यूज करो। पाइथन में आपको डीईएफ लिखना होता है, डीईएफ फंक्शन नेम, और लास्ट में आपको एक कोलन लगाना है। उसके बाद फंक्शन का ब्लॉक आ जाएगा, फंक्शन की बॉडी के अंदर आप जो भी लिखना चाहते हो। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में मैंने लिखा है प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब ये फंक्शन क्या काम करेगा, हेलो वर्ल्ड मैसेज को प्रिंट करेगा। तो इसी को हम एक प्रोग्राम में देख लेते हैं कि एक फंक्शन को हम कैसे लिखते हैं और कैसे उसको कॉल कर सकते हैं। तो स्क्रीन के लोअर सेक्शन में आप लोग देखो मैंने लिखा है डेफ फंक्शन नेम और ब्रैकेट लगाई है और बाद में कॉलन। ये जो ब्रैकेट लगाई है ये पैरेंथेसिस है, ये पैरामीटर्स इसमें आपको लिखने होते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर फंक्शन में कोई पैरामीटर्स नहीं है और ना ही कोई आर्ग्यूमेंट है, कुछ पास नहीं हो रहा तो इसको ब्लैंक देना है। उसके बाद फंक्शन बॉडी में मैंने दे दिया प्रिंट, और प्रिंट में एक हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग मैंने लिख दिया। फंक्शन खत्म होने के बाद मैंने मेन प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें हमने फंक्शन नेम से फंक्शन को कॉल कर लिया। तो ये कंप्लीट पाइथन प्रोग्राम है जिसमें हमने एक सिंगल फंक्शन लिखा है। तो आपको जो ध्यान देना है वो सबसे पहले ये है कि सबसे पहले मेन प्रोग्राम लिखने से पहले आपको जो फंक्शन में जो प्रोग्राम में यूज होने वाले फंक्शंस हैं वो पहले लिखने होते हैं, और मेन प्रोग्राम के अंदर आप फंक्शन को कॉल करते हो। फंक्शन कॉलिंग करने के लिए कोई स्टेटमेंट नहीं है, बस जस्ट आपको फंक्शन का नेम मेंशन करना होता है। जैसे इस केस में मैंने फंक्शन का नेम लिखा है फंक्शन अंडरस्कोर नेम, उसके बाद मैंने कर्ली ब्रैकेट लगा, सॉरी नॉर्मल जो पैरेंथेसिस है वो लगा दी है। तो इससे क्या होगा, फंक्शन कॉल हो जाए। तो इससे क्या होगा, आउटपुट में क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड जो स्ट्रिंग है ये स्क्रीन पर आप डिस्प्ले देख सकोगे। अब एक और प्रोग्राम देखते हैं कि आपको एडिशन ऑफ टू नंबर्स करना है यूजिंग फंक्शन इन पाइथन। एडिशन ऑफ टू नंबर प्रोग्राम यूजिंग फंक्शन इन पाइथन। इसमें हम एक रिटर्न स्टेटमेंट का यूज भी देखेंगे कि रिटर्न फंक्शंस के साथ में हमें रिटर्न स्टेटमेंट हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। रिटर्न स्टेटमेंट क्या करती है, हमारे फंक्शन में जो भी आप कैलकुलेशन करते हो, अगर कुछ वैल्यू कैलकुलेट होती है उस वैल्यू को मेन प्रोग्राम में वापस भेजने के लिए हम लोग रिटर्न स्टेटमेंट यूज करते हैं। रिटर्न कीवर्ड यूज करना है और आपको ब्रैकेट में वो पैरामीटर लिखना होता है जो आपको मेन प्रोग्राम में वापस भेजना है। अब इस प्रोग्राम पे आ जाती है, सबसे पहले मैंने यूज किया डेफ। डेफ कीवर्ड है, फंक्शन का नाम ले लिया है सम। इसको दो पैरामीटर पास किया क्योंकि एडिशन ऑफ टू नंबर्स है तो मेन प्रोग्राम से दो वैल्यूज यहाँ पर आएंगी, पास होंगी। when they def sum a और b दो वेरिएबल लेनी है, उस पर कॉलन, और फंक्शन बॉडी के अंदर c इज इक्वल टू a प्लस b लिखा जाए। तो ये क्या होगा, जो भी वैल्यू पास होंगी c में वो ऐड होकर स्टोर हो जाएंगी। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट में लिखा है रिटर्न c। तो c का जो भी आंसर होगा वो मेन प्रोग्राम को रिटर्न होगा। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है इंडेंटेशन का। तो देखो डेफ के बाद, डेफ जहां से शुरू है, अगली लाइन है जो आपकी c इज इक्वल टू a प्लस बी, उसके नेक्स्ट वाली रिटर्न c। ये मैंने कुछ स्पेस के बाद टाइप किया है, ये इंडेंटेशन दिया है। अगर आप जहां से डेफ का डी स्टार्ट हो रहा है अगर रिटर्न को वहां से शुरू करोगे तो ये फंक्शन का पार्ट नहीं मानी जाएगी और एरर स्लैश होगा। तो आपको जो जो स्टेटमेंट्स फंक्शन के अंदर देनी है वो इंटेंडेड स्पेस पर देंगे, लेफ्ट साइड कुछ ब्लैंक स्पेस आपको छोड़ने हैं। उसके बाद मैंने मेन प्रोग्राम शुरू कर लिया क्योंकि पाइथन में कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है मेन लिखना है या कुछ लिखना है, डायरेक्टली आप कोडिंग शुरू करते हो। तो मेन प्रोग्राम मैंने इंडेंट स्पेस छोड़ दिया, अब लिखा x इज इक्वल टू 2, यानी इसका मतलब ये जो पार्ट है ये फंक्शन के अंदर नहीं है, यहाँ से मेन प्रोग्राम हमारा शुरू हो गया। तो मैंने x को वैल्यू दी 2 और y को वैल्यू दी 3। अब क्या होगा, x और y की वैल्यू को हम इस फंक्शन में ऐड, इसको यूजिंग फंक्शन ऐड करके देखेंगे। नेक्स्ट लाइन में लिखा है z इज इक्वल टू सम x कोमा वाई। अब क्या है कि सम हमारा लाइब्रेरी फंक्शन नहीं है तो इसका कंपाइलर क्या करेगा पाइथन का कि सम फंक्शन को प्रोग्राम के अंदर ही सर्च करेगा, तो इसको प्रोग्राम के अपर सेक्शन में मिल जाएगा ये सम। तो x और y हमने पास किया, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है। तो जो x की वैल्यू है वो ऊपर जो फंक्शन में a को असाइन हो जाएगी, जो y की वैल्यू है वो b को असाइन हो जाएगी। और हमारे फंक्शन के अंदर a प्लस बी होने के बाद रिटर्न c से जो आउटपुट है वो आके z को असाइन होगी। हमने लिखा है z इज इक्वल टू सम x कोमा वाई।
तो जो भी आप पास कर रहे हो वो पास होने के बाद फंक्शन के पास चले जाएंगे, फंक्शन में कैलकुलेट होने के बाद वो आंसर मेन प्रोग्राम में यूजिंग रिटर्न स्टेटमेंट वापस आ रहा है और फाइनली आके जेड में स्टोर हो रहा है। तो जेड में हमारा आंसर स्टोर्ड है। उसके बाद हमने जेड को प्रिंट कर लिया। तो ये था एक इजी सा एग्जांपल। ये समझने के लिए ही था कि फंक्शन को आप पाइथन में कैसे लिख सकते हैं, इसलिए मैंने ये सिंपल सा एग्जांपल लिया है कि एडिशन ऑफ टू नंबर्स, क्योंकि ये बेसिक प्रोग्राम सबको आता होता है। तो एडिशन ऑफ टू नंबर्स करके देखिए, इस तरह से आप और भी बेसिक प्रोग्राम कर सकते हो। एडिशन ऑफ टू नंबर्स के साथ आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर या स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स, एरिया ऑफ अ सर्कल, इस तरह के प्रोग्राम्स है जो यूजिंग फंक्शंस आप लोग ट्राई कर सकते हो। अब मैंने एक प्रोग्राम और लिया है, फंक्शन टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर यूजिंग फंक्शन। ये एक प्रोग्राम लिखना है आपको, कैलकुलेट करना है फैक्टोरियल यूजिंग फंक्शन इन पाइथन। अब ये देखो, इसे फंक्शन की लेंथ मैंने थोड़ी सी बढ़ा दी है कि फैक्टोरियल का लॉजिक दिया है पहले डेफ के बाद, और मेन प्रोग्राम में हमने एक्स नंबर को रीड कर लिया है और एक्स को हमने फैक्ट फंक्शन को पास किया है। अब देखो ये कैसे काम करेगा। डेफ में लिखा है फैक्ट, फंक्शन का नाम क्या है यहाँ पे, फैक्ट। तो आप फंक्शन का नाम कोई भी ले सकते हैं जो वैलिड हो आइडेंटिफायर नेम्स के रूल्स को फॉलो करके। तो डेफ के बाद दिया है फैक्ट, फैक्ट के बाद मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा है एन। एन एक पैरामीटर है जो पास होगा इसको कैलकुलेशन के लिए। तो हमारे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में ये वो वेरिएबल है जिसका हमें फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। उसके बाद मैंने दिया आई इज इक्वल टू वन। देखो मैंने इंटेंडेड स्पेस के बाद दिया आई को थोड़ा स्पेस छोड़ के टाइप किया है। तो ये है हमारा लूप चलाने के लिए। आई का लूप वन से लेके एन तक हमें चलाना है। तो इसमें हमने वाइल लूप को यूज किया है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में। आई इज इक्वल टू वन दिया है और उसके बाद हमने दिया एफ इज इक्वल टू वन। एफ वो वेरिएबल है जिसमें हमारा फाइनली जो आंसर है फैक्टोरियल का वो स्टोर होगा, क्योंकि इसमें एक मल्टीप्लाई स्टेप है जो रिपीटेडली होना है, वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर। इस तरह से इस स्टेप में आगे बढ़ना है। तो हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसमें ये बार बार जो मल्टीप्लाई इफेक्ट है जिसमें आके जो इंटरमीडिएट रिजल्ट है आके स्टोर होते रहे। उसके लिए हमने एफ लिया है। एफ को वन इसलिए असाइन किया है कि जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट ऑफ सीरीज करते हैं, फैक्टोरियल क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सीरीज है। वन इंटू टू, मान लो आपको फाइव का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू फाइव। अब वन से लेके जिस नंबर तक जाना और जिस नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना होता है वहां तक के सारे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हो। तो एक तरह से आप प्रोडक्ट ऑफ सीरीज कर रहे हो। तो स्टेप को रिपीट करने के लिए हम मानते हैं कि पहले वन से पहले भी एक वन लगा हुआ है, क्योंकि किसी भी टर्म को अगर आप वन से मल्टीप्लाई करते हो तो वो ऐसे की ऐसे ही रहती है। इसलिए हमने एफ की इनिशियलाइज एफ को वन किया है, क्योंकि हमने आगे दिया है वाई के अंदर एफ इज इक्वल टू एफ इंटू आई। तो फर्स्ट टाइम जब ये कैलकुलेशन होगी तो एफ को इनिशियल वैल्यू चाहिए होगी। नेक्स्ट इटरेशन में तो ये अपने वाई लूप की जो वैल्यू है उसी को ही उठा लेगा। तो मान लो आपने एन की वैल्यू थ्री या फोर पास की तो वाई लूप हमारा फोर टाइम्स चलेगा। फाइनली एफ में जो आंसर है फैक्टोरियल का वो स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हमने दिया रिटर्न एफ। रिटर्न एफ क्या करेगा, एफ में जो आंसर स्टोर्ड है फैक्टोरियल का उसको मेन प्रोग्राम में भेजेगा। ठीक है। अब देखो रिटर्न का आर मैंने वाइल के डब्ल्यू के साथ अलाइन किया है। अगर मैं इसको बिल्कुल आई इज इक्वल टू आई प्लस वन के आई के नीचे लिखता तो रिटर्न वाइल के अंदर मानी जाती, क्योंकि रिटर्न हमें फाइनल आंसर रिटर्न करना है। तो इसमें भी आपको इंडेंटेशन का ध्यान रखना है कि रिटर्न जो है हमारी लूप के बाहर है। तो वाइल जहां से शुरू हो रहा है वाइल का डब्ल्यू, रिटर्न का आर भी वहीं से शुरू होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, जो एफ की वैल्यू है जो आपने कैलकुलेट की है वो मेन प्रोग्राम में वापस चली जाएगी। अब मेन प्रोग्राम पे आते हैं। उसमें मैंने शुरू में दिया है प्रिंट एंटर नंबर। तो एक स्क्रीन पर ये मैसेज फ्लैश करने के लिए दिया है कि यूजर जब इसको रन करे उसे पता लग जाए इसे क्या करना है, तो उसके पास मैसेज आ जाएगा एंटर नंबर। और उसके बाद मैंने पाइथन की इनपुट स्टेटमेंट यूज की है, एक्स इज इक्वल टू इंट इनपुट। तो ये क्या करेगा, एक्स की वैल्यू को रीड करेगा। एक्स वो वेरिएबल है जिसका हमें फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट लाइन में लिखा है जेड इज इक्वल टू फैक्ट ऑफ एक्स। तो एक्स जो भी रीड है हम उसको उसको पास कर रहे हैं फैक्ट फंक्शन को। तो पहले कंपाइलर देखेगा कि लाइब्रेरी में फैक्ट नाम का फंक्शन है तो नहीं है। तो पाइथन की लाइब्रेरी में फैक्ट फंक्शन नहीं है। अब ये मेन प्रोग्राम में देखेगा कि फैक्ट फंक्शन ऊपर कहीं लिखा हुआ है, तो इसको ये मिल जाएगा जो कि आपके प्रोग्राम में आप देख ही पा रहे हो। तो एक्स की वैल्यू किसको असाइन हो जाएगी, एन को असाइन हो जाएगी। तो फंक्शन अपनी कैलकुलेशन करेगा
फाइनली जो आंसर है वो मेन प्रोग्राम को रिटर्न करेगा और वो आंसर है जो हमारा जेड में आके स्टोर होगा। फाइनली मैंने प्रिंट किया है फैक्टोरियल इज इक्वल टू जेड, तो जो फैक्टोरियल है वो कैलकुलेट होके जेड में आ जाएगा और आपको जेड की वैल्यू प्रिंट करनी है। ये था हमारा फंक्शन, फंक्शन टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर इन पाइथन। अब एक और प्रोग्रामिंग एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं फंक्शंस को और समझने के लिए। तो इन प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स में आप समझ पा रहे होंगे कि आप को फंक्शन डिफाइन कैसे करना है और फंक्शन को कॉल कैसे करना है और फंक्शन को वैल्यूज कैसे पास हो रही है और फंक्शन आंसर को मेन प्रोग्राम में रिटर्न कैसे करना है। रिटर्न करने के लिए रिटर्न, और फंक्शन को डिफाइन करने के लिए आपका डेफ कीवर्ड है, और कॉलिंग के लिए कोई स्टेटमेंट नहीं है, बस फंक्शन नेम को मेन प्रोग्राम में मेंशन करना होता है और उसे वो आर्ग्यूमेंट देने होते हैं जो आपने डिफाइन करते वक्त दिए थे। अगर आपने कोई नहीं दिया था, ब्लैंक ब्रेसिस दी थी तो नीचे ब्लैंक रखना है। अगर सिंगल वेरिएबल दिया है तो सिंगल वेरिएबल पास करना है, दो थे तो दो वेरिएबल पास करना है, तो डिपेंड्स। तो अब मैंने एक लिया है फंक्शन टू प्रिंट टेबल ऑफ अ नंबर, तो इसमें भी मैंने डेफ स्टेटमेंट यूज किया, डेफ, उसके बाद दिया है टेबल। टेबल मैंने फंक्शन का नेम ले लिया है और साथ में एक वेरिएबल पास किया है एन। एन वो वेरिएबल होगा जिसका हमें टेबल प्रिंट होना है। मान लो आपको 5 का टेबल प्रिंट करना है तो एन की वैल्यू क्या रहेगी, 5। तो लॉजिक क्या होता है, अगर आपको किसी भी नंबर का टेबल प्रिंट करना है, आप उस नंबर को 1 से लेके 10 तक जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं आप वन एट अ टाइम उन सभी के साथ मल्टीप्लाई करते हो और इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को प्रिंट करते रहते हो। जैसे 5 इंटू वन इज 5, 5 इंटू टू इज 10, 5 इंटू थ्री इज 15, अप टू 5 इंटू 10 इज 15। तो मैंने वाइल लूप भी 10 तक का लगाया, आई की इनिशियल वैल्यू 1 दिया और वाइल लूप लगाया 10 तक का, क्योंकि 1 से लेके 10 तक के सारे नेचुरल नंबर्स को हमें n से मल्टीप्लाई करना है। वाइल की बॉडी देखो हमने शुरू की है, वाइल में हमने m इज इक्वल टू एन इंटू आई लिखा है। n की वैल्यू मान लो 5 आती है तो i की इनिशियल वैल्यू 1 है, तो 5 इंटू वन इज 5, m में 5 स्टोर हो जाएगा। प्रिंट को मैंने थोड़ा मॉडिफाई किया है, एक स्क्रीन पर प्रेजेंटेबल बनाने के लिए डायरेक्टली आप प्रिंट एम भी लिख सकते थे, मैंने दिया है साथ में एन। एन क्या है, वो वैल्यू ले लेगा जो नंबर आपको प्रिंट करना है। जैसे आप बुक्स में देखते हो ना या कॉपीज पे लिखते हो 5 इंटू वन इज इक्वल टू 5, 5 इंटू टू इज इक्वल टू, तो कुछ उस तरह से पैटर्न प्रिंट करने के लिए थोड़ा इसको डेकोरेट किया है। आप डायरेक्टली एन लिखो, आई इज इक्वल टू आई वन प्लस वन लिखा है ताकि लूप बार बार चलता रहे। तो यहाँ भी वाइल के अंदर आपको इंडेंटेशन का ध्यान रखना है, कर्ली ब्रैकेट यूज नहीं है। तो एम इज इक्वल टू एन इंटू आई प्रिंट स्टेटमेंट और आई इज इक्वल टू आई प्लस वन, ये सारी स्टेटमेंट हमारे वाइल के अंदर है। तो इसको वाइल के डब्ल्यू से नहीं शुरू करना, आप वाइल के एच से या थोड़े और स्पेस के साथ इसको टाइप कर सकते हो। अगर वाइल के साथ जिसको भी शुरू करोगे तो उसको वाइल के बाहर माना जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं हम मेन प्रोग्राम में। मेन प्रोग्राम में मैंने नीचे दिया प्रिंट एंटर अ नंबर, कि वो नंबर एंटर करो ये जिसका हमें टेबल प्रिंट करना है। तो एक्स हमने वेरिएबल ले लिया जिसको हमने रीड किया है, एक्स इज इक्वल टू इंट इनपुट, तो एक्स वेरिएबल रीड होगा। उसके बाद मैंने फंक्शन को कॉल कर लिया, फंक्शन का नेम क्या है, टेबल। टेबल को मैंने एक्स पैरामीटर पास किया है, तो एक्स की वैल्यू हमारे फंक्शन में किसको मिल जाएगी, एन को मिल जाएगी। तो एन के अकॉर्डिंग सारी कैलकुलेशन होगी और हमारा जो टेबल है वो प्रिंट हो जाएगा। इस प्रोग्राम में आपको ध्यान देना है कि मैंने इस प्रोग्राम में रिटर्न स्टेटमेंट यूज नहीं किया है। रिटर्न क्यों नहीं यूज किया है कि इसमें जो कैलकुलेशन है ना उसके इंटरमीडिएट सारे रिजल्ट प्रिंट करने हैं। एक रिटर्न स्टेटमेंट एक सिंगल वैल्यू को ही रिटर्न करके ला सकती है। अगर हम रिटर्न वाइल के अंदर लेंगे तो क्या आपका जो आउटपुट है वो जनरेट नहीं होगा, क्योंकि बार बार रिटर्न होगा और एक्स एक सिंगल वेरिएबल, हमने नीचे जो वेरिएबल अगर हम ले y इज इक्वल टू टेबल ऑफ एक्स में, तो y मल्टीपल वेरिएबल्स को होल्ड नहीं कर सकेगा। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए हमें रिटर्न नहीं करना, हमने फंक्शन के अंदर ही कैलकुलेशन करनी है और फंक्शन के अंदर ही प्रिंट स्टेटमेंट दी। जबकि पिछला जो प्रोग्राम था फैक्टोरियल का, उसमें हमें इंटरमीडिएट रिजल्ट बिल्कुल भी प्रिंट नहीं करने, फाइनल रिजल्ट प्रिंट करना है। इसलिए मैंने उसमें वाइल के बाद दिया था रिटर्न एफ, ताकि आपका जो एफ में कैलकुलेशन थी वो फाइनल जो आंसर है हमारा वो मेन प्रोग्राम में आके रिटर्न हो जाए। तो अभी इस पार्ट में इतना ही है फंक्शन के। इसमें हमने मेनली यही सीखा है कि फंक्शन को हम पाइथन में कैसे डिफाइन कर सकते हैं, फंक्शन कॉल कैसे कर सकते हैं और फंक्शन वैल्यू कैसे रिटर्न करता है मेन प्रोग्राम को।
अगले पार्ट में फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स के हम लोग टाइप स्टडी करेंगे और फंक्शन से रिलेटेड और भी जो बातें हैं वो सारी हम लोग स्टडी करेंगे।